हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम से। जैसा कि पता है, हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए सीरीज चला रहे हैं, जो कि जीएस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जीएस के। और अभी तक हमने जो पिछली क्लासें करी हैं उनमें यूथ पब्लिकेशन के जो भी क्वेश्चंस थे उनको कवर किए हैं। ठीक है, यूथ से, उसमें चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर कोई भी जो भी बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं, टीआरई में अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, या फिर 9 to 10 का हो, 11 to 12 का हो। ठीक है, तो टीआरई के जो भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं पिछली क्लासों में यूथ पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, तो अब जो है नई सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। और अब जो बीपीएससी जो घटना चक्र है, पूर्वालोकन की बुक, इस बुक से क्वेश्चंस को लिया गया है। और ये क्वेश्चंस यूथ के जो थे वो टीआरई के सारे थे, लेकिन इस बुक में जो भी अभी तक बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो देखिए, देख सकते हैं आप 38 से 38, 39, मतलब 38 से जो भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिए हैं और 69 तक इस बुक में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। चाहे वो अलग अलग एग्ज़ाम कोई भी हो, टीआरई हो, या फिर देखो सीडीपीओ हो गया, सीडीपीओ 2005 का हो गया, फिर 2022 का बीपीएससी टीआरई ये हो गया, 2023 का 2 हो गया, बीपीएससी बीएओ हो गया। ठीक है, मतलब टीआरई के साथ साथ जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और इसके करीब 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने कवर किए हैं। तो अब उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है उन लोगों के लिए जो टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी ज़रूरी है, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9 to 10 उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर 11, 12, चाहे जिसकी भी क्लास तैयारी कर रहे हैं आप, ये बुक आपके लिए ज़रूरी है। तो जिसके पास बुक नहीं है वो इधर उधर क्वेश्चन देखते हैं, बट क्वेश्चन सही नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है बीपीएससी 4.0 के लिए। घटना चक्र की बुक है, पूर्वालोकन। सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए दिखेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, देखिए, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और फैक्ट भी देखेंगे साथ में, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, जो पूछने के चांसेस होते हैं और जानकारी भी बढ़ जाती है। तो सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे, ये 52 से 54 तक। ठीक है, और वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद हो गया इनका, और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर उसके बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन कर लिया। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 53rd बीपीएससी में पूछा गया और 55th में भी पूछा गया है। 2011 का क्वेश्चन है, और जो इससे पहले पूछा गया था ये 46th बीपीएससी में 2003-04 में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं, इस वजह से ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे जो भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, या फिर सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली थी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे की बात करें तो भारत की पहली रेल जो थी 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को आरंभ किया। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को आरंभ किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में किया था। ठीक है। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी या मालगुजारी और बीसवेदारी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या फिर विश्वेदारी। ठीक है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। ठीक है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो था शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए पास रखना था। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार, छोटे पूंजीपति ये सब आते थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो ये भू राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था को आरंभ किया गया था। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1790 में। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे यानी कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हो गई। ठीक है। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट भी देखते हैं क्योंकि ज़रूरी हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई, तो ये मद्रास में लागू की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फैक्ट की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंटी, ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंटी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में लागू किया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, मद्रास प्रेसिडेंटी में। ठीक है। और इसके बाद यह व्यवस्था जो है बम्बई प्रेसिडेंट में भी लागू की गई, लेकिन थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है और 1809 में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने के बाद मद्रास में लागू की गई। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है। इसमें क्या था? किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? मद्रास में थॉमस मुनरो ने किया था।
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1885 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जानते हैं? तो ये वैथी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। इसमें क्या होता था? एक प्रकार का ये अवैतनिक जबरन श्रम करवाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी ब्रिटिश भारतीयों अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे की गारंटीड ब्याज, ये सभी समाहित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बम्बई योजना प्रस्ताव था ये तीव्र आर्थिक विकास दर का, समान वितरण का और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रस्ताव में क्या शामिल था? तीव्र आर्थिक विकास, समान वितरण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं की का परित्याग भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये बम्बई योजना जो है 1945 में भारतीय प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में होती है और किसके द्वारा की गई है? तो ये एस एन हल्दर के द्वारा, एस एन हल्दर। अगला क्वेश्चन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित होता है? ये 1900 में पारित होता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 में पारित किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही देखते हैं जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल को टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था? ये उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं। कब? 1865 में। किसके साथ? WC बनर्जी के साथ मिलके। ठीक है। और जिसका कार्य था भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। लंदन इंडिया सोसाइटी का क्या कार्य था? भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। और ये पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला है और इन्होंने ही धन बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था सर्वप्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ये 1818 में। कहाँ पे? 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी पहली सूती कपड़ा मिल। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है हमारा 1857 की क्रांति से स्टार्ट होंगे। जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो 1857 की क्रांति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजों के द्वारा जो एनफील्ड राइफल थी भारतीय सेना में कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी।
फैक्ट भी देखेंगे। जब ये राइफल शामिल करी गई तो क्या होता है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। ठीक है, इन राइफल में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर के भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। तो यही कारतूस 1857 के विद्रोह का कारण भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये मेरठ से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से हुआ था। और कौन सी रेजिमेंट में, यह 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और यह खुलेआम बगावत थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, ये मेरठ से हुआ था। देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, ये बीपीएससी CDPO प्री 2005 का है और इससे पहले भी पूछा गया है। ये देखो 2020 में पूछा गया है बीपीएससी प्री एग्जाम में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्लास को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जो 1800 सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं या फिर इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध के स्थानों पर फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कैनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैनिंग के बारे में और जान लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1856 से 58 के बीच। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। किसके द्वारा नियुक्त, कंपनी के द्वारा नियुक्त, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय। तो पहला भारत का वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनने का कारण नहीं था। अच्छा, तो इसके बारे में जानते हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं था, कारण नहीं था। तो ये सारे कारण थे, ठीक है, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ के थे ये, जगदीशपुर के थे। ठीक है, इनके बारे में और जान लेते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय कहाँ पे, आरा में से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे, जगदीशपुर से। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें आदम्य शौर्य, वीरता, सेना नायक और आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, बिहार का सिंह माना जाता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 26 अप्रैल 1858 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो ये बिहार से किया था, जगदीशपुर से।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कुंवर सिंह आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये देखो 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, और इससे पहले ये 39th बीपीएससी प्री 97-98 में भी पूछा जा चुका है। इससे पहले कब पूछा है, ये 2001-2 में 45 बीपीएससी में पूछा गया। तो इससे पहले कब पूछा है, 1997, 2008, 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिए इसको आप। यहाँ तक हो गया था। अगला है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। लखनऊ की बात करें तो ये बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल, इनका नाम था बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं। तो लखनऊ में इन विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो जो आयोग ने आंसर इसका माना है पटना माना है, लेकिन सही आंसर इसका आरा होना चाहिए था, तो हम लोग भी पटना ही मानेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, पटना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो ये कुंवर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंवर सिंह से देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2011 में भी पूछा गया है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे ये, जगदीशपुर के थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 1777 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है, और इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ये देखो 99 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहेब ने लिया था कानपुर से, बिल्कुल। हजरत महल ने भी लिया था लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्लाह ने लिया था फैजाबाद से। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने बगावत नहीं करी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, क्या था। ये जगदीशपुर, यहाँ के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये मिर्जा गालिब साहब ने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है। तो ये ऑप्शन बी तात्या टोपे।
तात्या टोपे के बारे में जान लेते हैं। जन्म इनका 1814 में और 1819 तक, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, तात्या टोपे को। 1857 ईस्वी भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है येओला गांव में हुआ था, येओला, जहां पे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंतो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए थे। 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे और दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों की जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दी गई। कब? 1859 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इनके बचपन का नाम मनु था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद नहीं की, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो ये कौन सा भाग जो था प्रभावित नहीं था, ये मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर में कोई प्रभाव नहीं था 1857 के विद्रोह का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और जो भी साथी हमारे BPSC 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और ये सीरीज जो है आपको देखनी पड़ेगी। इस सीरीज में आपको अभी आधुनिक भारत, ठीक है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन और उसके बाद बायोलॉजी के, यहाँ से भी आपको हिस्ट्री से करीब 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी से भी 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। और बायोलॉजी से भी करीब 25 क्वेश्चन, 25 नहीं करीब 18 के क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी आपको करीब 10 नंबर को देखने को मिल जाती है, ठीक है। EVS हो गया या जो भी। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।